आपका फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन देखकर आपको आंसर इसका बताना है। इसका ऑप्शन यहाँ है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है नदी, आपका दूसरा ऑप्शन है बालिका, आपका तीसरा ऑप्शन है लड़का और आपका चौथा आंसर है माया। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा सही उत्तर जो होगा लड़का होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि पुल्लिंग की बात हो रहा है इसलिए पुल्लिंग लड़का है। आपका हिंदी में अधिकांश जो प्रश्न है ना वो उसका गद्यांश देगा, पद्यांश देगा, ऐसा आएगा। तो आपको वहाँ उसको देखकर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ है, यहाँ आपको ऐसे दिया हुआ होगा। इसका ये पहला प्रश्न है, प्रसुप्त काव्यांश किस कविता से लिया गया है। आपको अपना जितना भी हिंदी का चैप्टर है ना उसका लेखक कवि जो है आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, उससे पूछता है। तो इसका होगा ये जो है ये जो काव्यांश है ना इसका जो कविता के ये जो कविता है किससे लिया गया है। तो ये यहाँ पहला ऑप्शन है ग्रामश्री, दूसरा ऑप्शन है मेघ आए, सी है हरितिमा, डी है प्राकृतिक सुषमा। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा ग्रामश्री होगा। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको जितना भी लेखक कवि है आपको सबसे पहले उसको याद रखना है। 2 या 3 कवि या लेखक का नाम आता ही आता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में किस अक्षर के पहले जोड़ा गया अनुस्वार है। तो इसका होगा आपका पहला है प्रथम, आपका दूसरा है उपसर्ग, आपका तीसरा है मूल शब्द, आपका चौथा है मात्रा। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी मूल शब्द। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। इसका उत्तर होगा उपसर्ग मतलब शब्द का सबसे पहला जो है वाक्य वो होगा। तो आपको यहाँ देखना है सबसे पहले में क्या आता है, उपसर्ग से बना है ना, ऐसा आया है। तो आपको देखना है पुनर्जन्म, दूसरा है मित्र, तीसरा है विद्यालय, चौथा है कमल। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सवाल है, धरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है धरती, बी है गगन, सी ऑप्शन पर्वत, डी वायु। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा धरती। धरा धरा जो है धरती का पर्यायवाची है, ये आपको याद रखना है। पर्यायवाची शब्द भी आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पर्यायवाची शब्द भी आते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन है। इसमें अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो ये आपको यहाँ दिया हुआ ऑप्शन, बच्चों ने मैदान में खेला, दूसरा है मुझे तुम्हारे यहाँ आना है, तीसरा है वे सुबह जल्दी उठते हैं और चौथा है वह पुस्तक पढ़ रही है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा बच्चों ने मैदान में खेला। यहाँ क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य, बच्चों ने मैदान में खेला, ये इसका अशुद्ध वाक्य है। सही रूप क्या होगा, बच्चों ने मैदान में खेले, बच्चों ने मैदान में खेला। इसका जो सही रूप होगा बच्चों ने मैदान में खेले। इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो लेता है ना वो आपका ऐसा ही सवाल देता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन शब्द वर्तनी शुद्ध है। तो इसका उत्तर होगा आपका पहला ऑप्शन है समर्पण, बी समर्पण, सी समर्पण, डी समर्पण। तो इसका जो शुद्ध है शुद्ध वर्तनी समर्पण होगा। ए 100
मोह पमेरे नो होगा, समर्पण, ऐसा देखना है आपको कौन सा शब्द शुद्ध है। आपका नेक्स्ट सवाल है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। आपका बोर्ड एग्जाम हिंदी में मुहावरा भी आता है, उसको भी आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, सम्मान खोना, बी है नाक लगाना, सी है नाक से खून बहाना, और डी है नाक की हड्डी टूट जाना। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ए, सम्मान खोना। नाक काटना का मुहावरा का अर्थ है सम्मान खोना, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में जरूरी शब्द कौन सा है, ये आपको छांटना है। जरूरी शब्द कौन है ये पूछा है, तो पहला है संज्ञा, दूसरा है क्रिया, और तीसरा है विशेषण, डी है सर्वनाम। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा विशेषण, क्योंकि ये पढ़ाई का विशेषता बता रहा है ना, इसीलिए इसका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही खा सखिया मटर खड़ी। ऐसा जब आएगा पद्यांश में, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको आपको हल करना है। तो इसका जो पहला है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है, ये आपको ऊपर हमने बताया है, यहाँ दिया हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो इसका होगा, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए सुमित्रानंद नंदन पंत, बी है केदारनाथ अग्रवाल, और सी है माखनलाल चतुर्वेदी, और डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ये काव्यांश का पूछा है, यहाँ पद्यांश दिया है, सबसे ऊपर वाला जो है ना, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। आपका पहला जो प्रश्न है, प्रकृति की विविधता को बताना चाहता है या फूलों की महक को। आपका सी है फूलों का आकार, और डी है फूलों की संख्या। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा प्रकृति की विविधता को बताना चाह रहा है, यह आपको याद रखना है। यहाँ दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक एवं व्याकरण आधारित। व्याकरण से रिलेटेड भी बहुत प्रश्न आता है, आपको व्याकरण अच्छा से पढ़ना है, और उसके बाद ये जो प्रश्न है आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड ना, तब आप कर पाएंगे। तो यहाँ पहला है, मेरे संग की औरतें पाठ्य की लेखिका कौन है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि लेखक, कवि, कविता, ये सब आपको याद रखना है। तो इसका होगा, पहला ऑप्शन दिया है मंजुल भगत, दूसरा दिया हुआ है महादेवी वर्मा, और तीसरा कृष्णा शोभती, और चौथा दिया हुआ है मृदुला गर्ग। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ये होगा मृदुला गर्ग। ये है मेरे संग की औरतें के पाठ्य की लेखिका का नाम। आपका नेक्स्ट सवाल है, कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, प्रत्येक प्राणी के हृदय में, बी मंदिर में, सी काशी में, डी कैलाश पर्वत पर। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा प्रत्येक प्राणी के हृदय में। ये कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं बताया है। आपका नेक्स्ट सवाल है, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है वाणी, दूसरा ऑप्शन है दोहा, और तीसरा ऑप्शन है व्याख्या, डी जो चौथा ऑप्शन है पद। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा उत्तर ए होगा वाणी। आपका नेक्स्ट सवाल है, मेघ आई कविता में मेघ का आगमन किस रूप में किया गया है। मतलब इस कविता में मेघ को क्या बताया गया है, किस रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, ये आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है बालक के रूप में, बी जो दूसरा ऑप्शन है हाथी के रूप में, सी जल के रूप में, और डी मेहमान के रूप में। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा
ऑप्शन डी मेहमान, जिसे पाहुन भी कहते हैं, के रूप में दिखाया गया है बादल को। आपका नेक्स्ट सवाल है, विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनता है, सॉरी बनेगा। तो इसको देखना है, विज्ञान इक, तो वैज्ञानिक हो जाता है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ये है विज्ञानी, ऑप्शन बी विज्ञानिक, इक बोला है ना, आपको लास्ट में देखना है इक, यहाँ इक दिया हुआ है, इसीलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है वैधानिक। आपका जो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक इसका मतलब ऐसे आपको ऐसे भी याद रखना है कौन शुद्ध शब्द है कौन अशुद्ध। वैज्ञानिक ये मतलब वैज्ञानिक का शुद्ध शब्द नहीं है, वैज्ञानिक ये शुद्ध शब्द है, इसलिए सी होगा। ये भी आपको देखना है। आपका नेक्स्ट सवाल है, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। संख्यावाचक का मतलब यहाँ संख्या जिस भी ऑप्शन में आपको मिले आपको वही ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि आपको देखें, ए है लाल टोपी, इसमें तो कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ दिया हुआ है गोल चश्मा, इसमें भी तो नहीं। सी अच्छा आदमी, अच्छा आदमी क्या संख्या व्यक्त कर रहा है, नहीं। यहाँ दिया हुआ है दो बेल, यहाँ विशेषण मतलब संख्यावाचक है, मतलब यहाँ दो है मतलब संख्या बता रहा है ना, इसीलिए इसका जो करेक्ट उत्तर होगा दो बेल, ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रीढ़ की हड्डी एकाकी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए उमा, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी रघु, ऑप्शन डी प्रेमा। तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा उमा हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी का एकांकी प्रमुख पात्र कौन है, उमा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, यहाँ दिया हुआ है उमा इस एकांकी की मुख्य पात्र है, हाँ, जो अपनी शिक्षा और स्वाभिमान के बल पर रूढ़िवादी समाज का सामना करती है। रूढ़िवादी समाज का मतलब है जो पुराने ख्यालात का हो, जो पुरानी मतलब बातों को मानता हो। आपका नेक्स्ट सवाल है, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी विशिष्ट। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा विशेष्य। विशेषण की जो मतलब विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ दिया हुआ है जिस संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे नीली गाय में गाय क्या है, विशेष्य है। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ऐसा आपको देखना है अच्छा से, उसके बाद इसको टिक लगाना है। आपका नेक्स्ट सवाल है, मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये सब जो है ना व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है, व्याकरण को आपको अच्छा से पढ़ना है। वाक्य पूछा है इसमें ना, तो इसमें देखिए, और यहाँ मतलब मोहन ने कहानी सुनाई और यहाँ दिया हुआ है ना, तो आपको और देखना है। और सोहन हंसने लगा, तो इसका जो देखना है, पहला जो है ऑप्शन सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी मिश्र, और ऑप्शन डी उपवाक्य। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा संयुक्त वाक्य, क्योंकि सॉरी, पहला जो वाक्य है मोहन ने कहानी सुनाई और दिया हुआ है, पहला ये है, उसके बाद और सोहन हंसने लगा, और यहाँ दिया हुआ है, तो आप एक ठो यहाँ का वाक्य हो गया मोहन ने कहानी सुनाई, और दूसरा इसमें जोड़ा गया है, इसलिए संयुक्त। संयुक्त का मतलब है जोड़ना, इसलिए इसका जो होगा ना संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये यहाँ देखिए आपको, जब दो स्वतंत्र वाक्य, यहाँ स्वतंत्र है दोनों, को और जैसे समुच्च बोधक अवयव से जोड़ा जाता है, और मतलब ऑप्शन में आएगा ऐसे, और क्या है, तो समुच्च बोधक अवयव है, ये जोड़ने का कार्य करता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और किसी भी वाक्य में दिया हुआ होगा ना, तो उसको संयुक्त वाक्य आपको लगाना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखते हैं, ऑप्शन ए है बेईमानी,
करना, ऑप्शन बी खड़े रहना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी बैठ जाना। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा भाग जाना। 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट सवाल है, लड़का अच्छा है इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो होगा ऑप्शन दिया हुआ है, लड़के अच्छे हैं, लड़का अच्छा है, इसका मतलब विशेषण मतलब वचन बदलने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको देखना है। ऑप्शन ये है, लड़के अच्छे हैं, बी लड़कियों लड़कियों अच्छी है, सी लड़की अच्छी है, या डी लड़की में अच्छाई है। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना, होगा लड़के अच्छे हैं। यह आपको याद रखना है। यहाँ दिया हुआ है, जब संज्ञा लड़का बहुवचन लड़के में बदलती है ना, तो विशेषण अच्छा से बदलकर अच्छे हो जाता है। ये आपको याद रखना है। जब एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं ना, तो उसका जो विशेषण है वो भी बहुवचन में बदल जाता है, मतलब अच्छा है उसके अच्छे हो जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं? संवाद में जो होता है ना, ऑप्शन ए केवल विचार, ऑप्शन बी केवल नाम, ऑप्शन सी केवल समय, ऑप्शन डी नाम भाषा स्थान गतिविधि। सब बोला है इसमें, तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा, नाम भाषा स्थान और गतिविधि। संवाद में सब आवश्यक है, ये सब नाम भी चाहिए, भाषा स्थान गतिविधि सब चाहिए। यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? सुनारीन प्रत्यय पूछा है, तो आपको देखिए यहाँ ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी आइन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी यरीन। इसको सुनारीन का लास्ट आपको देखना है, रीन पूछा यहाँ ना, यहाँ है सुनारीन रीन, तो इस शब्द में प्रत्यय क्या होगा? इसका जो होगा इन होगा। यहाँ बाद में इन है, सुनारीन इन देखना है आपको, तो इसका प्रत्यय होगा इन। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, सुनार मूल शब्द में इस प्रत्यय जोड़ने पर सुनार मूल शब्द में इन, सुनार में इन जोड़ेंगे ना तो सुनारिन शब्द बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है 4 लीटर, आपका दूसरा ऑप्शन है 4, आपका तीसरा ऑप्शन है लीटर, आपका चौथा जो है दूध। इसका जो विशेषण होगा 4 लीटर। दूध क्या है? दूध की विशेषता कौन बता रहा है? 4 लीटर। इसलिए विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं ना। तो दूध इसमें क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है विशेषण शब्द पूछा ना, इसीलिए इसका 4 लीटर होगा। ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ 4 लीटर परिणामवाचक विशेषण है जो दूध की मात्रा बता रहा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वाक्य को आपको अच्छा से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है सरल, आपका दूसरा ऑप्शन है संयुक्त, आपका तीसरा मिश्र, और डी उपवाक्य। यहाँ क्या पूछा है? राम ने समय पर काम पूरा किया। इसमें एक एकदम यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कोई दूसरा वाक्य इसमें नहीं जोड़ा है, इसमें एक ही वाक्य स्वतंत्र है, इसलिए इसका जो होगा ना सरल हो जाएगा एकदम। यह आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सवाल है, रसखान की काव्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, या ऑप्शन डी संस्कृत। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना ब्रज भाषा हो जाएगा। ये किसकी भक्ति करता था? कृष्ण भक्ति। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ये आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये जो है ना रसखान के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपको दोनों याद रखना है। आपका नेक्स्ट सवाल है, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? ये होगा आरंभ,
बी होगा मध्य, सी होगा उपसंहार और डी विस्तार। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपसंहार। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। औपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र में पूछा है तो ऑप्शन ए अभिवादन, बी दिनांक, सी पता, डी विषय। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना वो होगा अभिवादन। ये आपको याद रखना है। यहाँ दिया हुआ है औपचारिक पत्र जैसे प्रधानाचार्य या अधिकारी को पत्र, इसको कहता है औपचारिक पत्र में विषय लिखना अनिवार्य है। लेकिन इसमें प्रिय या स्नेह जैसे अनौपचारिक अभिवादन का प्रयोग वर्जित होता है। इसमें प्रिय या स्नेह का उपयोग आप नहीं कर सकते। इसमें महोदय जैसे संबोधन का प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट सवाल है साकार का विलोम शब्द पहचाने। विलोम शब्द भी आपको एक दो ठो याद रखना है। तो साकार का क्या होगा? ऑप्शन ए है आकार, बी निराकार, सी प्रकार, डी स्वीकार। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना निराकार हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ दिया हुआ है साकार शब्द मतलब किन दो वाक्य से बनता है? तो ये होगा सौ प्लस आकार साकार। इसका जो उल्टा होगा निराकार। निराकार कैसे लिखा जाता है आपको यह देखना है। संधि विच्छेद के बोलेगा निराकार का संधि विच्छेद कीजिए तो निर जोड़ आकार, ये आपको याद रखना है। और साकार का तो आपको बता चुके हैं। जैसे ईश्वर के दो रूप माने जाते हैं, साकार और निराकार, ईश्वर के दो रूप हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? ये आपको देखना है। आपका पहला जो ऑप्शन है जोर जोर से वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, और यहाँ देख लिए आपको तो ये संयुक्त हो जाएगा, सरल नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए बस। आपका नेक्स्ट है सी मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी। आपका डी है वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना होगा जोर जोर से वर्षा हो रही है। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी। ये आपको लग रहा होगा कि सरल वाक्य है, मगर ऐसा नहीं। मोहन ने कहा, कहा का मतलब कुछ तो कहा होगा ना, तो मोहन पे डिपेंड कर रहा है, क्या कुछ तो बोला होगा, तो ये मिश्रित में आता है, इसीलिए ये नहीं होगा। यदि कोई वाक्य मतलब दूसरे पर निर्भर हो ना उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। जोर जोर से वर्षा हो रही है ये होगा। इस पर भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ देखिए सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय मुख्य क्रिया होती है। ये आपको जहाँ भी देखें तो उसको करेक्ट आंसर वही आपको मारना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन बी कहाँ है? वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है। और डी वर्षा हो रही है और लड़के खेल रहे हैं। ये दोनों क्या है? संयुक्त वाक्य। और सी आपको बता चुके हैं कि ये सी कहाँ है? हाँ, मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, ये मिश्रित वाक्य है, ये आपको देखना है। आपका नेक्स्ट सवाल है किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? यहाँ देखना है आपको कि कर्ता में जो है ना ने का प्रयोग सबसे अच्छा कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है शिक्षक ने कहा। ऑप्शन बी उसने खाना खा रही थी। ऑप्शन सी मोहन ने बाजार गया था। ऑप्शन डी सीता ने भजन गा रही थी। उसने खा रही थी ये अशुद्ध वाक्य है। मोहन ने बाजार गया था ये भी अशुद्ध वाक्य। सीता ने भजन गा रही थी ये भी अशुद्ध वाक्य। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना शिक्षक ने कहा, ये होगा। सॉरी, इसमें यहाँ सीता ने भजन गा रही थी। यहाँ देखिए सही उत्तर
ओ डी में दिया हुआ है, यहाँ 2 बार हो गया है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत ही हो गए थे। यहाँ दिया हुआ है सीता ने भजन गा रही थी, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा शिक्षक ने कहा। ने का सबसे अच्छा प्रयोग यहाँ हुआ है सकर्मक क्रिया के साथ। यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका जो उत्तर होगा ना, देखिए ऑप्शन ए कड़ा प्रतिरोध करना, ऑप्शन बी कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, ऑप्शन सी कोई प्रतिरोध नहीं करना, ऑप्शन डी थोड़ा प्रतिरोध करना। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा कड़ा प्रतिरोध करना, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी आकाश। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही होते हैं, जैसे आंसू, आंसू जहाँ भी होगा ये बहुवचन में होगा। आकाश जो होता है क्या होता है, आकाश एक वचन में सदैव होता है। बहुवचन में होता है आंसू निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, दर्शन हो गए, जबकि आकाश हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। आंसू, प्राण पखेरु उड़ गए, दर्शन हो गए, ये सब है ना बहुवचन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, अब सवाल ख़त्म हो गया है। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।